नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है इस पार्ट के अंदर। और आपने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर सर का जो नया हॉस्पिटल सर ने खोला है, उस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और आने वाले टाइम में घोड़ा पालकों के लिए क्या क्या सुविधा हॉस्पिटल में होने वाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। तो मेरे को लगता है जो भी घोड़े वाला है हिंदुस्तान का, वो वीडियो जरूर देखना, आपके हित के लिए। बाकी फिर आपकी इच्छा है। बाकी इस वीडियो में हम आपको घोड़ों से जो कॉमन बीमारियां हैं, तो मैंने सोचा भाई हॉस्पिटल के बारे में बताया है तो क्यों ना सारे घोड़ा पालकों को कॉमन बीमारियों के बारे में भी बताया जाए। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कॉलिक के बारे में। मेरे को लगता है कि ये सबसे गंभीर बीमारी है और सबसे मेन बीमारी है। प्रदीप भाई, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। कॉलिक एक बीमारी नहीं है। सबसे ज़रूरी हमारे को समझना कि कॉलिक एक बीमारी नहीं है। कॉलिक एक क्लिनिकल साइन है। एक साइन है कि घोड़े का जो आंतड़ी है, या हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें कहीं ना कहीं कोई जगह पे कोई तो भी तकलीफ हुआ है, उसके वजह से घोड़ा दर्द दिखा रहा है। ओके। और ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वजह से हो। ये कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, या यूट्रस में टॉर्शन हो गया, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ कैलकुलाई आ गया, पत्थर आ गए, पेशाब में पत्थर आ गए, जैसे ब्लैडर में आ गए, उसमें भी घोड़ा कॉलिक कर सकता है। बिल्कुल। कॉलिक जब अगर घोड़ा करता है, भगवान की दया ये है हमारे ऊपर। द इशू घोड़े के अंदर में क्या है कि घोड़े का जो पेट होता है वो नॉर्मल जानवरों से बहुत छोटा होता है। 450-500 किलो जानवर घोड़ा है, उसका पेट का कैपेसिटी खाली 10 लीटर का ही है। अच्छा। तो अगर आपने कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा खिला दिया, या अचानक कुछ नया खिला दिया, या घोड़े ने 2 टाइम खाने की जगह 5 टाइम खा लिया, या घोड़े ने पानी नहीं पिया, कुछ भी, या घोड़े को अंदर में वर्म्स जास्ती आ गए, कोई भी कारण से घोड़े को कॉलिक हो सकता है। 90% ऑफ द टाइम वो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड रहता है। और कॉलिक में करीबन 80 से 90% कॉलिक मेडिकल कॉलिक होता है। बिल्कुल। तो मेडिकल कॉलिक में अगर आपने कोई भी पेन किलर दे दिया, अभी मारवाड़ी वर्ल्ड में फ्लूनिक्सिल बहुत फेमस है। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ डायरेक्टली कि आपको पेन होते साथ आप उसको फ्लूनिक्सिल मैग्लूडाइन दे दे। मैं बोलता हूँ कि अगर पेन हुआ तो नॉर्मल कोई भी, जैसे वेटालजिन हो गया, नोवालजिन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, इवन फिनाइलब्यूरोजोन, आप उसको अगर उसके डोज के हिसाब से दे दोगे तो 90% ऑफ द कॉलिक सिर्फ एक पेन किलर, बिकॉज थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा कोई जगह में गैस पॉकेट हो जाता है, कभी कभी जो खाया हुआ जो फीड है कोई जगह रुक जाता है, मोटिलिटी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने एक इंजेक्शन एनाल्जेसिक दे दिया, घोड़े को 10-15 मिनट रोल किया तो 90% ऑफ द कॉलिक अपने आप ही ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम होता है जबकि उधर पे आंतड़ी में कभी कोई ट्विस्ट आ गया हो, कोई या तो आंतड़ी का कोई हिस्सा, स्पेशली जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है घोड़े का, वो कभी डिस्प्लेस हो जाता है राइट साइड में, या किडनी और स्प्लीन के ऊपर में आ जाता है, तब प्रॉब्लम होता है। तब इंटरवेंशन चाहिए डॉक्टर का 100%, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्जिकल कॉलिक होता है। इवन मेडिकल कॉलिक में भी अगर इम्पैक्शन हो गया घोड़े को और आपने डिले किया डॉक्टर को बुलाने के लिए और उसका राइट ट्रीटमेंट देने के लिए, तो कॉलिक में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैं हमेशा चाहूँगा 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली मारवाड़ी वर्ल्ड में, कि हम कुछ दवा देते हैं जो घोड़े के लिए अच्छा है। आपने अगर फ्लूनिक्सिल भी दे दिया तो बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना है कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिक है। इसके बाद में अगर आपका घोड़ा दर्द करता है तो आपको डॉक्टर को बुलाना 100% कंपलसरी है। तो डॉक्टर को मालूम होना पड़ेगा। अगर उसका पेट फूल रहा है तो ट्यूब डाल के उसका रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। अगर वो डिहाइड्रेट हो रहा है, बिकॉज जब घोड़ा कॉलिक होता है तो उसका तो जो पैक्सल वॉल्यूम बोलते हैं वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, उसके बॉडी के जितने फ्लूइड है जिधर पे प्रॉब्लम है उधर जाना शुरू हो जाता है। तो हमारे को उसको रिहाइड्रेटेड करना पड़ता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बोलते हैं हम, जो आंतड़ी का मूवमेंट को मेंटेन कर सके, वो देना पड़ता है। अगर घोड़े का पेट फूल रहा है और कोई जगह पे इम्पैक्शन हुआ है तो उसको निकालने के लिए दवा अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग दवा काम में आती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ का एक ही दवा है,
ऐसा नहीं है। तो ये सर थोड़ा सा ये भी बता दो कि कॉलिक में ऐसी जो बहुत सारे जो घोड़े वाले दवाई देते हो या कोई गलती कर रहे हो, आपके हिसाब से कौन सी दवाई या कौन सा इंजेक्शन नहीं देना चाहिए? 100%, 110% मारवाड़ी वर्ल्ड में ये बहुत प्रिवेल हो गया है। ये किधर से आया, दुनिया में कोई नहीं करता है, और जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटर है घोड़े पे। हम उसको लैसिक्स देते हैं, फ्रूजेमाइड जो कि डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक है, वो कभी भी नहीं देना चाहिए। पशुपालकों को लगता है कि मेरा घोड़ा पेशाब करे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो यूरिन कॉलिक बोल के, अनलेस उसके अंदर में पत्थर है या यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूरिन कॉलिक बोल के कुछ भी नहीं होता है। घोड़ा इसलिए पेशाब नहीं करता है क्योंकि उसके पेट में दर्द है, पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो तो पेशाब नहीं करता है। आप एक डिहाइड्रेटेड घोड़े को वापिस अगर फ्लूजामाइड दे दोगे तो उसका डिहाइड्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका जो सर्वाइवलिटी रेट है बहुत कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो वन थिंग फॉर श्योर, आप लैसिक्स कभी भी घोड़े को कॉलिक में नहीं देना। किसी ने भी बोला तो भी नहीं देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पीरियड। कोई दुनिया का कोई भी आके बोल दे कि लैसिक्स देना, वो गलत है। क्या करता है सर वो अंदर जाने के बाद में घोड़े को क्या नुकसान पहुंचाता है? घोड़े को और डिहाइड्रेट करता है वो, और बदन का सारा पानी लेके वो सोख लेता है, यानी कि सोखता नहीं है, वो वापस निकालता है। अच्छा। वो पेशाब के थ्रू आपका घोड़ा कंपल्सरीली पेशाब करने लग जाएगा, बट आपका जो मेन प्रॉब्लम वो जीआई ट्रैक्ट में है, उसका कोई इलाज नहीं होगा उससे। और आप उसको जितना जो कि सिंपल एनाल्जेसिक से ट्रीट होने वाला है उसको और भी कॉम्प्लिकेट कर दोगे। सपोज इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन पत्थर के जैसा हो जाएगा। हम उसको, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में किए जिसमें जो लीद है वो पत्थर जैसा हो जाता है। हम उसको फीको लीद बोलते हैं। वो जो लीद इटसेल्फ डिहाइड्रेट होने के बाद में पत्थर जैसा हो जाता है, और वो पेल्विक फ्लेक्सर जो कि घोड़े के लेफ्ट साइड में होता है, उसका अचानक बड़ा सेगमेंट से एक बनावटी घोड़े का ऐसा है कि बड़ा सेगमेंट से अचानक छोटा सेगमेंट हो जाता है डॉर्सल लेफ्ट साइड में जो होता है कॉलम, तो उधर फंस जाता है। तो अगर आप लैसिक दोगे तो वो और कॉम्प्लिकेट कर दोगे उसको, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो लैसिक छोड़ के आप फ्लूइड दे सकते हो। अगर आपके पास, मेरा तो एडवाइस है कि बेसिक ट्रीटमेंट, अब जो फर्स्ट एड देने के बाद में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर फ़ोन करो। ये कॉलिक दुनिया में घोड़े में सबसे ज़्यादा डेथ का कारण कॉलिक ही है। बिल्कुल। अगर कॉलिक अगर आया है तो हमारे, और रिपीटेडली आ रहा है, तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। या तो हमारा डीवॉर्मिंग सही नहीं है, या हमारा फीडिंग प्रोटोकॉल सही नहीं है, या हमारे घोड़ों को अल्सर्स हो गए हैं जिससे डाइजेस्टिबिलिटी हैम्पर हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कॉलिक को हमारे को एज ए डिजीज नहीं देखना है, क्लिनिकल साइन देखना है। ये घोड़े को बार बार हो रहा है तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉलिक इज ए मैनेजमेंटल इशू। अगर आपका मैनेजमेंट सही होगा तो आपके पास में लीस्ट अमाउंट, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि कभी नहीं आएंगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉलिक्स आएंगे। तो सर क्या गलती ना करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए? आप अपने घोड़े, या फिर घोड़े वाले क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से कॉलिक आता है? गलती नहीं बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने घोड़े का फीट कांस्टेंट रखें, बढ़ाए घटाए नहीं, अपने हिसाब से और मौसम के हिसाब से। घोड़े को वैरायटी नहीं चाहिए। घोड़े का फीड हमेशा, आप जो भी खिला रहे हो, मैं नहीं बोलता कि ये खिलाओ या वो खिलाओ, क्योंकि इंडिजिनस ऑर्डर्स है, काफ़ी अडेप्ट हो गए हैं लोकल फीड खाने का। बट वो लोकल फीड को आप चॉप एंड कट नहीं करने का। आपको चाहिए कि जो भी खिला रहे हो 365 डेज वही खिलाए, टाइमिंग वही रखे, पानी एड लिबिडम रखे। एक मिसनॉमर है कि ग्रीन्स नहीं खिलाना। अगर आप ग्रीन्स रेगुलरली खिलाओगे, 365 खिलाओगे, क्योंकि प्रदीप भाई आप ये समझो कि जब घोड़े वाइल्ड में होते हैं तो कभी ग्रेन्स, उनका नेचुरल डाइट ग्रेन्स नहीं है। बिल्कुल। उनका नेचुरल डाइट फाइबर है, सूखे हुए घास, हरे घास। अगर अच्छा घास और हरा फॉडर और हरा फीड खिलाओगे तो ग्रेन्स की जरूरत घोड़े को नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको एक स्टेबल के अंदर रखते हो ऑलमोस्ट 23-24 आवर्स और कंटिन्यूसली रखते हो, और आप उसको वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए ब्रीड करते हो, और आपको चाहिए कि आपका घोड़ा वो ट्रेट अटेंड कर सके, हाइट अटेंड कर सके, चेस्ट बड़ा हो और वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना, तो
आप फीड खिलाओ, जो भी फीड खिलाओ, लेकिन उसको कांस्टेंट रखो, उसको चेंज मत करो। बिल्कुल। जो आप जो आपका टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है, आपका जो प्रैक्टिस है, उसको ऑल किसी के बोलने के वजह से या मौसम के वजह से या आपकी मर्जी की वजह से चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यही एक सिंपल एडवाइस है मैं हॉर्स ब्रीडर्स को दे सकता हूँ। भाई सर एक बार दोबारा से आप बता दो, किसी के घोड़े को अगर जैसे कॉलिक वगैरह हो जाता है तो क्या इंजेक्शन, वैसे तो आपने बता दिया मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूँ कि कोई भी वो इंजेक्शंस दे, क्योंकि अगर इंजेक्शन गलत जगह, डेफिनेटली गलत जगह लग गया तो वो कॉम्प्लिकेट करता है। ओके। आप हो सके तो जितने जल्दी डॉक्टर को बुला लो, बट अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप कोई भी पेन किलर दे सकते हो। आप नोवल्जिन दे सकते हो डॉक्टर को बुला के, फ्लूनिक्सिल मैग्लूमेट दे सकते हो डॉक्टर को बुला के। आईवी देना ज़रूरी है। फ्लूनिक्सिल मैग्लूमेट बहुत सारे लोग इंट्रामस्कुलर मारवाड़ी वर्ल्ड में देते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिकॉज इसका जो कॉम्प्लिकेशन है पूरा स्काल्डिंग हो जाएगा, वो पूरे टिश्यूज को नेक्रोस कर देगा। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस नहीं देना चाहिए, इंट्रावीनस इंजेक्शंस देना चाहिए, स्पेशली फ्लूनिक्सिल मैग्लूमेट। बाकी सर अगर हम बात करें घोड़ों में वैक्सीन के बारे में, तो जैसे एक बच्चा जैसे पैदा होता है तो क्या क्या उसको वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे को लगता है हमारे यहाँ कोई वैक्सीन पे भी कोई ध्यान नहीं देता, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से भी आती हो, तो क्या क्या वैक्सीन देनी चाहिए और कैसे कैसे देनी चाहिए उसके बारे में भी जरा बताएं। प्रदीप भाई, वैक्सीन एक्चुअली एक प्रोटेक्शन है। हमारे को जो गाभिन घोड़ी होती है वो अगर वो अपने 10वां महीना 11वां महीने में एंटर कर रही है तो टेटनस देना चाहिए। टेटनस वो उसके ट्रांसप्लासेंटल रूट से बच्चे को भी मिल जाता है प्रोटेक्शन। एज ए प्रेग्नेंट मेयर टेटनस कंपलसरी है। उसके बाद में बच्चे को पहले 5 महीने कोई भी वैक्सीन नहीं देने का, पैदा होने के पहले 5 महीने, क्योंकि माँ के तरफ से बच्चे को सारा प्रोटेक्शन मिलता है, उसके कोलेस्ट्रॉम में उस सारा उससे बीमारी से लड़ने का उसके पास में ताकत आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन 5 महीने जैसे खत्म हो गए तो हमारे को डेफिनेटली टेटनस का इंजेक्शन देना चाहिए और रेबीज का इंजेक्शन देना चाहिए 5-6 महीने के बाद 5 महीने के बाद में, छठे महीने से। और 3 डोज देना चाहिए, एक प्राइमरी डोज और 2 बूस्टर डोज देना चाहिए। टेटनस का भी देना चाहिए, रेबीज का भी देना चाहिए। अगर आपको हर्पीस से प्रोटेक्शन चाहिए तो हर्पीस का भी इंजेक्शन देना चाहिए। और इन्फ्लुएंजा बोल के बीमारी होती है, घोड़े पे काफ़ी फॉर्म में आता है, रेस्पिरेटरी फॉर्म में आता है, न्यूरोलॉजिकल फॉर्म में आता है। मैं रिकमेंड करता हूँ ये 4 वैक्सीन डेफिनेटली इंडिया पे मैं रिकमेंड करता हूँ। ये 4 वैक्सीन तो एज 5वां महीना 6ठे महीने से शुरू करना चाहिए, एक प्राइमरी और 2 बूस्टर डोज। उसके बाद ये सारे वैक्सीन एनुअल हो जाते हैं, नॉन प्रेग्नेंट मेयर और स्टालियन और कोल्ड के लिए। प्रेग्नेंट मेयर के लिए अगर आप उसका प्रेगनेंसी हर्पीस से प्रोटेक्शन करने मांगते हो तो 5वां, 7वां और 9वें महीने में आपको न्यूमोबॉट के बोल के वैक्सीन आता है, किल्ड वैक्सीन होता है, वो ज़रूरी है देना आपके घोड़े को, बिकॉज हर्पीस तो दुनिया में हर जगह होता है। और मैंने तो मारवाड़ी वर्ल्ड में 100% देखा है। ये कंपल्सरीली अगर आप दोगे उससे ये नहीं होगा कि 100% एबॉर्शन नहीं होगा, लेकिन एबॉर्शन रेट बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, कंपेयर टू व्हाट अभी जो ये आप जो बता रहे हो 6वें और 5वें, 7वें और 9वें महीने में। ओके। क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन है 2 ही महीने का होता है और उसको प्रेग्नेंट मेयर्स को ये देना कंपलसरी है। बिल्कुल। इसके अलावा एनुअल जो वैक्सीन जो सबको लगने चाहिए, टेटनस, रेबीज, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, ये साल में एक बार कंपलसरी लगना चाहिए। ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। बाकी सर मैंने एक नया और सुना है, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमारे बच्चे को भाई रोडोकोकस हो गया, तो ये रोडोकोकस क्या बीमारी है, क्या इसके लक्षण है और बचाव क्या है? रोडोकोकस कॉलिक के बाद में सबसे ज़्यादा फैटेलिटी दुनिया में जो कॉज करता है वो रोडोकोकस करता है। और ये पैदा होकर 1 हफ्ते के बच्चे को भी आ जाता है। ये अप टू 4 से 6 महीने के बच्चे के लिए ये ससेप्टेबल, उसके 6 महीने के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाता है 99% ऑफ द टाइम कि उनको रोडोकोकस नहीं होता है। लेकिन पहला 6 महीना इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका जो स्टेबल है,
वो ड्राई है और डस्टी है और एरिड है, तो इस रोडोकॉकस का जो ऑर्गेनिज्म है वो तो पूरे दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन ड्राई डस्टी एनवायरनमेंट हो गया तो उसका जो वेब प्रोटीन है, हम वेब प्रोटीन बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बीमारी कॉज करने का उसका पोटेंशियल आ जाता है। बिल्कुल। रोडोकॉकस एक हफ्ते से लेके 5 महीने के बच्चों को कभी भी हो सकता है। उसमें लंग्स में एब्सेस आ जाते हैं, घोड़े को बहुत हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कब, लेकिन इसमें एक खास बात है कि अगर आपने टेम्परेचर चेक नहीं किया तो घोड़ा टेम्परेचर में भी दूध पीता रहेगा और अचानक आपको बच्चा मरा हुआ मिलेगा। अच्छा। और ये खाली रेस्पिरेटरी फॉर्म में नहीं आता है, ये एटरिक फॉर्म में भी आता है। एंट्रिक फॉर्म में जहाँ में इंटेस्टाइन्स इफेक्ट होता है, ये जॉइंट्स में भी आता है, ऑकुलर फॉर्म भी होता है जिसमें आँख इफेक्ट होता है। तो ये मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो इफेक्ट करता ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, बच्चे को कंटिन्यूस डायरिया होता है और कोई भी दवा देने से रुकता नहीं है, जॉइंट स्वेलिंग्स आते हैं, और कभी कभी आँख में ओपेसिटी आ जाता है, दोनों आँख एकदम ऑरेंज हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसको आपको जैसे ही आपको लगे आपके घोड़े को बुखार आया तो आप वेटरिनरियन को कंसल्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म थेरेपी होता है इसका, लेकिन 100% घोड़ा ठीक हो जाता है अगर आपने अर्ली स्टेजेस में इसको अगर ट्रीटमेंट शुरू किया, डायग्नोज किया और ट्रीटमेंट शुरू किया। यानी 5 मंथ से पहले थोड़ा ज्यादा संभावना होती है। ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा घोड़े का बच्चों का फेटालिटी आता है ओके। घोड़े इक्वाइन वर्ल्ड में, तो रोडोकॉकस की वजह से। बाकी वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, बाकी डिजीज बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, लेकिन ये बीमारी सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है। ये इसको अलग अलग नाम से दुनिया में, कोई इसको रैटल्स बुलाता है, कोई रोडोकॉकस बुलाता है, दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। बट ये सिंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने समझा नहीं इस बीमारी को तो आप बच्चे को खो दोगे, क्योंकि हॉर्स ब्रीडर्स तभी एक्टिवेट होता है जब बच्चा दूध नहीं पीता है। बिल्कुल। जब इस बीमारी का खासियत है कि अगर 104 105 बुखार भी है आपके बच्चे को तब, और बच्चा खांस भी रहा है, तब भी बच्चा दूध पीता रहेगा और आपका नॉर्मली घूमता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है बच्चे को, और आप अगर उसका चेस्ट एक्सरे लोगे या लंग स्कैन करोगे तो आपको बड़े बड़े एब्सेसेस दिखाई देंगे। घोड़ा धीरे धीरे डिटोरिएट होता रहेगा, अचानक कोलैप्स हो जाएगा। सर कितने केस आए आपके सामने 7-8 महीने में, या फिर कितने बच्चे चले गए? काफी केस आए, 20 से 25 केस तो रोडोकॉकस के हॉस्पिटल में हमने ट्रीट किया है। खाली गुजरात के नहीं, अदर स्टेट के भी केसेस हमारे पास आए हैं, पंजाब के, तो कितने बच्चे सर बच गए उसमें से? भगवान के दया से हमारे पास में 100% सक्सेस रेट है रोडोकॉकस का, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन आपने बहुत डिले किया और एब्सेसेस बहुत बड़े हो गए और उसका जो लंग का कैपेसिटी है खत्म हो गया, तब नो, यानी कि तुरंत ही आपको अगर हल्का सा भी डाउट है तो तुरंत उपचार, टेम्परेचर देख ले, बच्चे को खांसी होता है, टेम्परेचर रुकता नहीं है, बार बार टेम्परेचर आता है, तो आप अपने वेटरिनरियन को 100% कंसल्ट करें। ये बीमारी घर पे अकेले खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी जो दवाई है वो खुद भी टेम्परेचर कॉज कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल लेना पड़ता है। तो वेटरिनरियन को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी सर एक चीज और के बारे में और बताएं, डिवार्मिंग के बारे में, तो कैसे लोग करें? जैसे बहुत सारे लोग गोली से करते हैं, बहुत सारे लोग पेस्ट से करते हैं, कितने कितने टाइम में ये डिवार्मिंग होनी चाहिए और कौन सी चीज बेस्ट रहती है? देखो और करने के क्या फायदे हैं? प्रदीप भाई, ये डिवॉर्मिंग जो है ये इवॉल्विंग टॉपिक है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि अगर आपके घोड़े पैडक में रहते हैं तो आप उसका लीद को चेक कराए, फीकल अकाउंट चेक कराए। अगर वो पैडक में अगर आपको फीकल अकाउंट एक सर्टेन लेवल से कम है तो डिवॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बट अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप स्टेशनरी रखते हो, आपका डंग मैनेजमेंट सही नहीं है और डंग अगर रुकता है और डंग के अंदर भी एग आता है तो डिवॉर्मिंग करना कंपलसरी है। हम रोटेशनल डिवॉर्मिंग एडवाइस करते हैं इंडिया पे प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ पे बड़े बड़े पैडक नहीं है मारवाड़ी वर्ल्ड में, पैडक्स बहुत छोटे हैं और उधर पे डेफिनेटली एग काउंट्स तो बड़े ही रहते हैं।
अगर आपके पैडक बहुत बड़े बड़े और आप उसको डैंग मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप ये नो डीवॉर्मिंग वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका एक्ट पर ग्राम कम है तो। बिल्कुल। बट अगर छोटा है और स्टेबल में बहुत सारे टाइम रहते हैं घोड़े, जो कि मारवाड़ी घोड़े यूजुअली रहते हैं, तो मैं रोटेशनल डीवॉर्मिंग एडवोकेट करता हूँ। आप कोई भी जो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करता हूँ कि आप फेनबेंडाजोल, पायरेंडल और आइवरमेक्टिन, ये 3 आप रेगुलरली एज ए रोटेशनल डीवॉर्मिंग इस्तेमाल करें। बच्चे को 1 महीने के, हम तो 3 हफ्ते में ही डीवॉर्मिंग एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गेल्स ट्रांस मेमोरी रूट से आता है, ट्रांस प्लेसेंटल रूट से आता है, तो हम एडवाइस करते हैं कि 3 हफ्ते के बच्चे को ही डीवॉर्म शुरू करें। ओके। आइवरमेक्टिन देने के 3 महीने के बाद में आप पायरेंटल पाउमेट दे सकते हो। उसके 2.5 महीने के बाद में आप फेनबेंडाजोल दे सकते हो। वैसे ही आपको ये रोटेट करना है, और साल में 2 बार हम फेनबेंडाजोल जो कि पेनाकेयर है वो 5 दिन एट द डोज रेट ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 5 दिन कंसेक्यूटिवली देना है, रेनी सीजन के बाद में और विंटर के बाद में। 2 साल में 2 बार हम रेकमेंड करते हैं, ताकि जो स्मॉल स्ट्रॉन्गेल्स है जो कि रोटेशनल डीवॉर्मिंग से बच जाते हैं, उसके एग पूरे एक ही बार के डीवॉर्मिंग में नहीं जाता है। फेनबेंडाजोल 5 दिन कंसेक्यूटिवली देना है, डोज रेट ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 5 दिन, जो कि डबल द डोज है। नॉर्मल फेनबेंडाजोल का डोज 5 मिलीग्राम है, बट ये साइटोस्टोम्स बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, छोटे स्मॉल स्ट्रॉन्गेल्स बोलते हैं, उनको हुक वो इंटेस्टाइन में चिपके रहते हैं। वो आपने अगर ये 5 दिन का रूटीन साल में 2 बार किया तो आप उसके वर्म लोड से बच सकते हैं। वर्म्स आपके डीवॉर्मिंग से 100% कभी खत्म, जब से घोड़े हैं तब से वर्म्स है। बट हमारा रोल और हमारा मोटिव क्या होना है कि जो वर्म लोड है वो बेसिक लेवल में रहे, वो हमारे घोड़े से compete नहीं कर सके उसके न्यूट्रिशन के लिए या उसके हेल्थ के लिए। कुछ कुछ वर्म्स ब्लड सकर्स होते हैं, कुछ कुछ वर्म्स घोड़े का न्यूट्रिशन ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने नहीं देते, अल्सर्स फॉर्म करते हैं। तो डीवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक ही डीवॉर्म को बार बार नहीं रिपीट करना, रोटेशनल डीवॉर्मिंग करना। पहले ज़माने में हम ट्यूब डाल के सब घोड़े को डीवॉर्म करते थे, उसके बाद में लिक्विड आ गया। लिक्विड मैं रेकमेंड पेस्ट करता हूँ ब्रीडर्स के लिए, सिंपल है। लिक्विड से आप आधा अंदर डालते हो, आधा बाहर आता है, आपका डोसेज बराबर नहीं जाता है। पेस्ट अभी मॉडर्न पूरे दुनिया में वो एक्सेप्टेड है, सिंपल आता है पे, और उसका स्टिकीनेस की वजह से आपको स्पिल नहीं होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो घोड़े आराम से ले लेते हैं। तो मैं पेस्ट ही रिकमेंड करता हूँ, और मेरे प्रैक्टिस में मेरे को उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी सर जैसे दे दिया हमने, जैसे डीवॉर्मिंग आज हम करने वाले हैं, उससे पहले और बाद में खाने का क्या ध्यान रखना है? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग मिथ बना के रखे है कि घोड़े को, जैसे बहुत सारे लोग रात में देते हैं तो कहते हैं कि भाई पूरे भूखा रखना सुबह तक। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप डीवॉर्मिंग अर्ली मॉर्निंग कर देंगे और उसके बाद अपना फीड दे देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। बाकी सर जो शुरुआत में जो घोड़े वाले आते हैं उनको तो कुछ पता नहीं रहता, उनको क्या थोड़ी सी हिंट देना चाहोगे कि कैसे अपने घोड़े की थोड़ी सी हिफाजत करें? यानी कि भाई देखो, यानी कि नए के हिसाब से भी और पुराने के हिसाब से दोनों की चीज काम में आ जाए। मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ कि आप अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें। आप मेक श्योर करें कि आपका डंग बराबर से पिकअप हो रहा है, आपके घोड़ों का हूफ का जो कंडीशंस है वो बराबर से हूफ पिक हो रहा है, हूफ क्लीन हो रहा है, डर्ट में घोड़े ना रहे, कीचड़ में घोड़े ना रहे। घोड़े को बहुत सारा प्रॉब्लम है, थ्रश है या हूफ सड़ जाना है, कभी कभी अगर एक ही जगह रहे तो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जितना हो सके घोड़े को ड्राई एरिया में रखे, डंग रेगुलरली पिक करे, पानी एड लिबिडम दे। ये हर 6 घंटे के बाद पिलाना या 3 घंटे के बाद पिलाना वो रिकमेंडेड नहीं है। घोड़े को जब घोड़ा चाहे प्यास लगे तो घोड़े को पानी होना चाहिए आपके पास में। मैं तो ग्रीन एडवाइस करता हूँ एज अ ग्रीन है और ग्रीन फॉडर, बट आप जो भी खिला रहे हो उसको कांस्टेंट रखो। समर में एक फीड, विंटर में एक फीड, समर में ये तेल, विंटर में वे तेल। घोड़े को वैरायटी नहीं चाहिए, घोड़े को कांस्टेंट फीड, घोड़ा काफ़ी खुश रहता है। डीवॉर्मिंग बराबर से करे, वैक्सीन बराबर से करे।
घोड़े के बच्चे को पहला दिन से लेकर 30 दिन तक का फर्स्ट 30 डेज क्रूशियल रहता है। आप उसका पैदा होते साथ उसको उसका नाप को प्रोटेक्शन करें, गांठ वाट मारने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्रैक्टिस मारवाड़ी वर्ल्ड में है कि लंबा गांठ में आप अगर घोड़े को अगर माँ से अलग करने के टाइम बराबर से खींचोगे तो वो जिधर से भगवान ने उनको टूटना नेचुरली लगा है वहाँ से टूट जाता है। बट उसको टिंजर आयोडीन या आप क्लोरेक्सिडिन सोल्यूशन से उसको डिप करें ताकि जब तक वो सूखे नहीं उसका ख्याल रखें। बिकॉज नाभि से बहुत सारे बीमारी आ सकते हैं। जॉइंट टिलबोन की एक बीमारी है, काफ़ी डेंजरस है, वो नाभि से आ सकता है। आप घोड़े का टेम्परेचर पहले 3 4 5 दिन जब भी शक लगा घोड़ा अगर दूध नहीं पी रहा है तो फर्स्ट थिंग टेम्परेचर देख ले। अगर आपको टेम्परेचर 102.5 से बढ़ा हुआ लग रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। पहला 30 दिन बच्चा बहुत वल्नरेबल रहता है। मैंने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं स्पेशली मारवाड़ी वर्ल्ड में, क्योंकि फोल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत 100% करेक्ट नहीं है। साफ जगह रखे। मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप घोड़े को डिलीवरी ही सूखे बिछाली में करें। मट्टी जो जगह में वो रहता है वहाँ मत डिलीवरी करे। और डस्ट एंड डस्ट उसके नाभि को लगता है, उससे बीमारी आ सकता है और आता ही है 100%। डस्टी एनवायरनमेंट बच्चे को रोरोकोकस की तरफ लेके जाता है। तो बिछाली वाले स्टेबल में रखे ताकि अगर उधर पे पेशाब भी करे तो वो बिछाली निकल के बाहर निकाल दे। और बच्चे को पहला 1 हफ्ता नाभि में टिंजर आयोडीन या रिकमेंडेड है क्लोरेक्सिन, वीक सोल्यूशन ऑफ क्लोरेक्सिन, उसे डिप करें जब तक नाभि सूख ना जाए। तो ये तो 100% ज़रूरी है कि आपका घोड़ा बराबर से दूध पी रहा है, माँ को दूध बराबर है। माँ को दूध नहीं है तो क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूध बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा सपोर्टिव थेरेपी है। अननेसेसरी घोड़े को बच्चे को फीड करने की कोई बच्चा नेचुरली खाएगा, माँ के साथ घूम रहा है तो माँ का दाना धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। एक कार्ड ब्लांच है कि घोड़ा अगर वीनिंग एज का हो गया 5 महीने तक का, 5 महीने से पहले वीनिंग करने की कोशिश ना करें, अच्छा नहीं है। अगर आपकी माँ का हेल्थ ख़राब है वही एक कंडीशन में 5 महीने से पहले वीनिंग करें। वीनिंग करने से पहले तक 5वें महीने में घोड़ा कम से कम एक टाइम में 500 ग्राम दाना खाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे हमारे को हम 3 महीने से उसको सेपरेट दाना देना शुरू करते हैं तो 5 महीने तक का 500-600 ग्राम तक का खाना शुरू कर देता है। तो जब उसको वीन करेंगे तो आप वीनिंग करने के टाइम धीरे धीरे वीन ना करें, कार्ड ब्लांच वीन करें तो लीस्ट स्ट्रेस तो तब भी होता है लेकिन लीस्ट स्ट्रेस होता है। आपको रफल्ड हेयर कोट नहीं मिलेगा, पॉट बेली नहीं मिलेगा, अल्सरेशंस के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आप वीन करने के बाद वीनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से उनका उनका बॉडी स्कोर कम हो जाता है, पॉट बेली आ जाता है, रफल्ड कोट आ जाता है। तो अगर वैसा हो रहा है तब भी डॉक्टर को कंसल्ट करें। या क्योंकि वो अल्सरेशन की स्ट्रेस में अल्सरेशन आते हैं। हर घोड़े को जिसको भी स्ट्रेस होगा उसको अल्सरेशन होगा। घोड़े प्रोन है अल्सरेशन के लिए। रेस कोर्स में खाली अगर रुका कर रखे तो भी अल्सरेशन होता है। अगर घोड़े को आप बहुत सारा अर्ली टाइम में काम देते हो तो भी कोई भी स्ट्रेस हो रहा है घोड़े को, उससे अल्सरेशन घोड़े को बहुत जल्दी आता है। सिंपल स्टमक है, हमारे जैसा स्टमक है, ह्यूमन बींग्स जैसा है, वो उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए। भाई सर मेरा लास्ट एक सवाल और है। जैसे बहुत सारे घोड़े वाले कहते हैं कि भाई घोड़े के लिए दूध बना है, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं बना है, बहुत सारे कहते हैं कि भाई दूध की वजह से घोड़े के पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, पानी भर जाता है। आपका क्या मानना है? प्रदीप भाई हमने सवाल मेरे से पहले भी पूछा था। उसके बाद से सर घोड़ा पालक आपको पता ना रोजीना मार्केट में आते हैं। घोड़े को जो आर्टिफिशियल दूध है कंपलसरी अगर घोड़े को माँ को दूध नहीं है पहले 5 महीने में तब तो आप सपोर्ट कर सकते हो गोट मिल्क से या डाइल्यूटेड बफेलो काउ मिल्क से सपोर्ट कर सकते हो। वो कंपलसरी है क्योंकि माँ की तरफ से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बट एज घोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा धीरे धीरे करके लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाता है। घोड़े को दूध देना चाहिए नहीं, घोड़े के ग्रोथ के लिए दूध कंपलसरी है नहीं है। बट अगर आपका घोड़ा डाइजेस्ट कर रहा है, क्योंकि सब घोड़े लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं होते हैं, तो और आपका क्योंकि मारवाड़ी वर्ल्ड में ये सालों साल से ये प्रैक्टिस है कि घोड़े को हम दूध देंगे तो घोड़े का
दूध का अपना बेनिफिट है और अपने उसके डिटरमिनेंटल इफेक्ट भी है, क्योंकि वो बहुत सारे आयन इसमें कम होता है, तो उसको फोर्टिफाई करना पड़ता है। मैं रिकमेंड करूँगा घोड़े नेचुरल डाइट है घोड़े का, आर्टिफिशियल मिल्क आफ्टर 5-6 मंथ्स नहीं, नेचुरल डाइट नहीं, घोड़े का नेचुरल फीड नहीं है। घोड़े को दूध देने से पाँव में पानी भरता है, बिल्कुल गलत बात है, उसका दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगर आप दूध देते हो और आपके घोड़े को कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है, आप भले ही दो, आप बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ देते हैं, अब उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन दूध नेचुरल फीड है घोड़े का नहीं है। घोड़े का नेचुरल फीड ग्रास है, हमने उसको और फोर्टिफाई कर दिया है। हमने जब से डोमेस्टिकेट किया है तो हम उसको उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्रेन्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। हाँ, घोड़े का दाने को हमको कुछ भी अपने मर्जी से वैसे नहीं करना चाहिए। आपको मेक श्योर आप एक एथलीट को ग्रो कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आपके घोड़े का जो फीड है वो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड हो। अगर वो कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं कोई भी फीड को रिकमेंड नहीं करता हूँ, कोई भी फीड को ख़राब नहीं बोलता। जो आप दे रहे हो उसमें आप मेक श्योर अगर हो सके तो उसका एनालाइज कर दो, उसमें कॉपर और जिंक का प्रोपोर्शन सही है, कैल्शियम और फास्फोरस का सही रेशियो सही है, जिंक और मोलिब्डेनम का रेशियो सही है, सारे रेशियोज है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी रिसर्च करे हुए साइंटिस्ट है। घोड़े को अगर एक चीज़ सपोज फॉर एग्जांपल कैल्शियम हम बहुत देता, हमारे दिमाग में सिर्फ कैल्शियम ही देना है। अगर आपने कैल्शियम बहुत बढ़ा दिया घोड़े पे और आपका फास्फोरस लेवल कम हो गया तो 100% आपको जॉइंट के प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमारे को देखना चाहिए कि हमारा जो दाना है और हमारा जो कंप्लीट फीड है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का क्या रेशियो है। अगर हम वो ऑलमोस्ट 3:1 रेशियो होना चाहिए, अगर हम वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो हमारे को ये इश्यूज कम नहीं आएंगे, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत कम आएंगे। क्योंकि डेवलपमेंटल ऑर्थोपेडिक डिजीजेस जो कि DOD बोलते हैं बच्चों में आता है। आप देखोगे बहुत सारे बच्चों में है हॉक सूजन आ जाता है। कभी कभी वो हेरिडिटी होता है, लेकिन वो हमेशा हेरिडिटी नहीं होता है, वो मैनेजमेंटल डिफेक्ट की वजह से वो आता है। तो हमारे को ख्याल करना चाहिए कि हमारा जो फीड है उसमें जो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स है वो बराबर रेशियो में जाए। वो कुछ अपने मर्जी से कुछ भी बढ़ाए चढ़ाए नहीं, उसका बहुत सारे लैब्स से आप अपने खुद के जो भी देते हो उसका एनालाइज कर सकते हो। आपको मालूम हो सकता है कि इसमें ये कम है, ये ज़्यादा है, तो आप मिनरल्स ऐड कर सकते हो उसमें। आप उसमें वो आपके फीड को फोर्टिफाई कर सकते हो वेरियस मिनरल मिक्सचर्स से। आपका जो कम है और जो भी मिनरल मिक्सचर्स लोगे, जो भी ले रहे हो, उसमें मेक श्योर करो कि वो आपके दाने को फोर्टिफाई कर रहा है। आपका कैल्शियम लेवल दाने का पहले से हाई है और आपने एक मिनरल मिक्सचर ले लिया जिसमें और बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो आप घोड़े को नुकसान करोगे, बच्चे को फ़ायदा नहीं दोगे। और ये फर्स्ट 1 ईयर बच्चे को खास करके जब उसका ग्रोथ प्लेट वगैरह फ्यूज़ नहीं होता है और वो ग्रोथ स्टेज में रहता है, और घोड़े रैपिडली ग्रो करते हैं, घोड़े रोज़ नहीं ग्रो करते, घोड़े के स्पाइक्स होता है। अचानक आप देखोगे छोटा बच्चा है 55 हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर फिर रुकता है, फिर स्पाइक्स आता है, फिर रुकता है, फिर स्पाइक्स आता है। ये स्पाइक्स के टाइम में हमारे को मेक श्योर करना है कि हमारा जो डाइट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना, स्पेशली ये ग्रोथ फेज में। ये ग्रोथ फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसलिए बैलेंस डाइट खिलाना ज़रूरी है, ना कि बहुत सारा न्यूट्रिशन एक साथ दे दोगे तो घोड़े को उससे फ़ायदा नहीं होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को लगता है आपने बहुत जानकारी दी। थैंक यू। और मेरे को लगता है कि घोड़ों की जानकारी ऐसी है कि हम अगर 1 महीने इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करें ना तो अभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे इंसानों में लाखों बीमारियां हैं ऐसे घोड़ों में भी लाखों बीमारियां हैं। पर जो बीमारियां कॉमन थी हमने लोगों को कोशिश करी, क्योंकि हर बंदा हॉस्पिटल नहीं आ सकता, पर जो कोई बिहार बैठा है या कहीं दूर बैठा है, चलो वो आपकी बातों से अगर थोड़ा सा सुधार करेगा तो मेरे को लगता है उसके घोड़े की भलाई है। हमारा ये आइडिया तो वही है प्रतिभागिता की, जितने भी हमें अश्वपालक है उनके पास में सही नॉलेज पहुंचे और सही तरीके से वो घोड़े पाले। घोड़े की बेहतरी हमारा वही मोटिव है। चलो, हॉर्सेस हेल्थ वही हमारा मोटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत कम डॉक्टर साहब होते हैं जो जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा देते हैं। बिल्कुल सर। मैंने तो आपका पहले भी आपने मेरे को लगता है सचिन लग्गड़ जी के फार्म पे लोगों को जो जानकारी दी
वो मेरे को लगता है लोगों के बहुत काम में आई। हाँ, बहुत उससे सारे मेरे को लगता है आज भी बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि यार डॉक्टर साहब का नंबर हमारे को दो। तो मेरे को लगता है कि एक छोटी सी डॉक्टर साहब की जानकारी से अगर घोड़ा पालकों का भला हो रहा है तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप भाई, नमस्ते।